Hello everyone, welcome to the third lecture of Operation Planning and Control. I am Viplav Pathak, an assistant professor in the Department of Management Studies at G.L. Bajaj Institution of Technology and Management, Greater Noida. In the previous two lectures, we have covered what is Operation Planning and Control, who is a production planning and control manager, his particular roles, responsibilities, what he does for an organization and what he does for a customer, right. So, in today's lecture we shall be basically focusing on forecasting. Now, I am hoping and expecting कि आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ फोरकास्ट में भी वेदर फोरकास्ट पर्टिकुलरली। वेदर फोरकास्ट में क्या करते हैं हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे का वेदर कैसे होने वाला है, राइट, दैट इज़ फोरकास्टिंग। आगे का एक एस्टिमेशन लगाना, एक प्रेडिक्शन करना कि आगे क्या होने वाला है। तो ये चीज़ अब हम ऑपरेशंस एंड प्लानिंग कंट्रोल में क्यों पढ़ रहे हैं और इसका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या कॉन्टेक्स्ट है, राइट। लेट्स सी कंटेंट्स हमारे क्या होने वाले हैं। वी आर फर्स्टली गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फोरकास्टिंग। हमने अभी एक आइडिया लिया छोटा सा, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स एप्लीकेशन इन ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल को जो हमने अभी तक समझा है उसमें फोरकास्टिंग का क्या रोल है, क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों डाला हमने इसको ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल में, एंड लास्टली द रोल ऑफ फोरकास्टिंग। एक कंपनी की कैसे मदद करता है फोरकास्टिंग। अगर कंपनी की मदद कर रहा है तो कंपनी का एम किसको दिमाग में लेके है, द कस्टमर। तो कस्टमर को हम कैसे फोरकास्ट करते हैं, उसके बारे में क्या फोरकास्ट करते हैं, ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं फोरकास्टिंग में। व्हाट इज़ फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग इज़ अ टेक्निक। सबसे पहले वर्ड को अंडरलाइन करें हम, टेक्निक। टेक्निक मतलब ये एक तरीका है, ये एक एस्टैब्लिश्ड तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं, फॉर यूजिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करेंगे? टू प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशंस। प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशंस का मतलब हम कोशिश करेंगे ये देखने की, ये सोचने की या ये जानने की कि आगे हम किस चीज़ की उम्मीद रखें। उम्मीद किस चीज़ की यहाँ पे रखेंगे? कस्टमर से क्या उम्मीद रखें, कस्टमर की डिमांड कैसे बदलने वाली है, कस्टमर आगे क्या करने वाला है, कस्टमर क्या चाहता है मार्केट में। ये होती हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर। ऑब्वियस सी बात है, हम आगे की डिमांड को प्रेडिक्ट करना चाहेंगे ताकि हम मार्केट में ऑलरेडी वो सामान ला सकें। किससे पहले? अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले, ताकि हमारे पास कस्टमर के पास रहे फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता था हमारा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज वॉज कि हम मार्केट में अगर वो सामान जो कस्टमर को चाहिए वो अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले ला कर देंगे तो कस्टमर हमारे पास आएगा। वी कैन एक्सपेक्ट कस्टमर लॉयल्टी थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फोरकास्टिंग क्या नहीं है? फोरकास्टिंग इज नॉट रियली अ प्रेडिक्शन। वाई इज नॉट अ प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन होता है अंदाजा लगाना कि उसने पहले ऐसे किया है, अब वो ऐसे करेगा। क्या इसका कोई रेलेवेंस हमने दिया? हमने पहले कहा कि उसने ए बिहेवियर शो किया, अब वो बी बिहेवियर शो करेगा। हालांकि हमने कोई रिलेशन नहीं दिया इस चीज़ के बीच में कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए बी के बाद आएगा या बी ए के बाद आएगा? तो इसलिए हम इसको एक प्रेडिक्शन नहीं मानते। पर ये क्या है एक्चुअली? दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्शन। स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्शन का मतलब, स्ट्रक्चर्ड वर्ड पे आते हैं सबसे पहले। स्ट्रक्चर्ड वर्ड का मतलब है कि हमने जो इसको एक ढांचे में बनाया है। एक ढांचे का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ कैसे कहाँ लगी हुई है और हमें पता है कि हमने वो क्यों लगाई है वहाँ पे। कस्टमर अगर कोई चीज़ मांग रहा है तो वो क्यों मांग रहा है। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले कि क्या जो ऊनी कपड़े होते हैं, वुलन क्लोथ्स होते हैं, उनकी डिमांड समर्स में हाई होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, उनकी डिमांड होगी विंटर्स में। तो कोई भी कंपनी जो वुलन बना रही है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो विंटर्स को एम करते हुए स्केड्यूल करती है। तो दिस इज स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्शन। और स्ट्रक्चर्ड में और क्या चीज़ आई कि कस्टमर कितनी डिमांड करने वाला है।
फॉर एग्जांपल हम ले कि हमने दिल्ली का एग्जांपल लिया जो इंडिया की कैपिटल है। अब हमने उसकी जो पॉपुलेशन है उसको माना x, तो x पॉपुलेशन को मानते हुए कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमारी कंपनी से सामान खरीदेंगे, किस वैरायटी का सामान खरीदेंगे, तो वो हमें एक अमाउंट का आइडिया देगा कि हमें कितने अमाउंट में कितना सामान प्रोड्यूस करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, दैट वाज डिस्क्रिपेंसी, कि कुछ दिक्कत आ सकती है बीच में, कस्टमर का हो सकता है मूड चेंज हो जाए एकदम से, तो इसलिए हम अपने प्रोडक्शन को फ्लेक्सिबल भी रखते हैं पर हम अपने फोरकास्टिंग का ध्यान भी रखते हैं। और लास्ट पॉइंट पे आए तो फोरकास्टिंग इज मोस्टली कंडक्टेड बाय एनालाइजिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस। एनालाइजिंग ट्रेंड्स मीन कि पहले क्या चलता आ रहा है, जो भी चीज़ें हुई हैं उस वक्त मार्केट में क्या सिचुएशन थी जिसके चलते कस्टमर ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि मार्केट में कोई पर्टिकुलर डिमांड इवॉल्व हुई। लेट मी रिपीट इट वंस, कि कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है, आप उसके रिस्पॉन्स में ही करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो जैसे सर्दियां आती हैं, फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, तो कस्टमर ने अपनी डिमांड चेंज की, तो उसके हिसाब से ही कंपनी को अपनी जो सेल्स है या प्रोडक्शन है वो चेंज करनी पड़ेगी। दैट इज अगेन फोरकास्टिंग, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं तो इसकी एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग। आई होप हमने प्रोसेस वर्ड तक पे तो अभी तक एसेंशियल बहुत एम्फेसिस ले कर लिया है कि हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा प्रोडक्शन या जो ऑपरेशन है वो एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर्ड है, सीक्वेंस में है, ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है या आगे कस्टमर क्या डिमांड रखने वाला है, बेस्ड ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। पहले का जो डेटा हमारे पास है, अभी जो डेटा हमारे पास है, उसके हिसाब से हम एक स्ट्रक्चर्ड एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं। कंसिडरिंग सम अजम्पशंस, कुछ चीज़ों को मान लेने के बाद कि कस्टमर शायद वैसा ही बिहेवियर शो करेगा अगर मार्केट में सिमिलर कंडीशंस आई फिर से जो कि उसने पहले शो की थी। फॉर एग्जांपल अगर हम ले ब्लैक कलर के एम्ब्रेलास, मान लीजिए कस्टमर ने प्रेफर करने शुरू कर दिए थे पिछले जब बार मानसून हुआ आया था फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, तो शायद इस बार भी आए तो कंपनी ब्लैक कलर के अम्ब्रेलास को प्रेफरेबली ज़्यादा बनाती है, ठीक है। तो फ्यूचर में हम क्या देखते हैं, फ्यूचर में हमारा सेल्स वॉल्यूम कितना होने वाला है। अब सेल्स वॉल्यूम का भी जो हम एनालिसिस करते हैं, जो उसका एस्टिमेशन लगाते हैं, जो उसका प्रेडिक्शन करते हैं, वो हम करते हैं, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के लिए करें, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए करें, या हो सकता है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स करें। दिस विल डिपेंड कि हम कितने टाइम का एस्टिमेशन कर रहे हैं। ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि कंपनी जो अपना प्रोडक्शन प्लान बना रही है या जो कस्टमर की ट्रेंड एनालिसिस कर रही है या उसकी डिमांड का जो साइकिल देख रही है कि वो कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, उस पर निर्भर करते हुए कंपनी अपनी फोरकास्टिंग करती है, ठीक। उसमें हमारा फिर जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल वॉल्यूम्स है, जो कि हमारा किससे कंसर्न है, मैन पावर से, मशीन से और फैकल्टीज से। हमारे जो, फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के जो वॉल्यूम्स हैं, हम कितना सामान बनाएंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, मैन पावर पे, मशीन पे और फैकल्टीज पे। तो इनका भी हम एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग के साथ करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है, एक प्रोसेस है, वो स्मूथ फ्लो इंश्योर करता रहे, ठीक। नाउ व्हाट टू कंसिडर, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए अपने आगे के फोरकास्टिंग का या एस्टिमेशन का स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस या एस्टिमेशन करना है। नंबर 1 इज हैव एन एस्टिमेट ऑफ स्कोप ऑफ एरर। गलती तो होगी, थोड़ी सी थोड़ी होगी, हम इंसान हैं, गलतियां करना हमारी फितरत में है, और हम चाहे एस्टिमेशन कितना भी स्ट्रक्चर्ड बना दे, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो हम उस गलती का भी स्कोप लेके चलें। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई हिंड्रेंस आ रहा है तो हिंड्रेंस के लिए हम क्या करते थे, हम थोड़ा सा बफर स्टॉक लेके चलते थे कि अगर ये गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा कॉस्ट और टाइम पहले से इसके लिए रख रखा था कि हमें अंदाजा था कि शायद ये चीज़ होने वाली है, राइट। तो वैसा ही एस्टिमेशन में भी थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो हम उसके हिसाब से भी बफर या ये कोई टेक्निक बना के रखते हैं जिससे कि हमारा लॉस मिनिमाइज हो या मिटिगेट हो, ठीक। कैन बी मेड मोर एक्यूरेटली फॉर अ प्रोडक्ट लाइन और अ ग्रुप ऑफ आइटम्स। अब अगर हमें कोई भी कंपनी ले, मान लीजिए हमने मारुति सुजुकी ली, अब अगर वो हर इंडिविजुअल कार का फोरकास्टिंग करने लग जाए कि ये कार इतने टाइम में इतनी बिकी तो आगे इतना होगा, ये कार इतने टाइम में इतनी बिकी तो आगे इतना होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ जाएगी,
कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्या वो रिजल्ट एक्चुअली में उतना एफिशिएंट है? शायद नहीं है, शायद नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी। अगर हम कार्स में देखते हैं, या अगर हम सिंपल एक और एफएमसीजी का एग्जांपल लें, तो हमारे पास जैसे एक ब्रिटानिया कंपनी है। ब्रिटानिया कंपनी क्या बनाती है? बिस्किट्स बनाती है, ब्रेड्स बनाती है, और भी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो वो उनका कैटेगराइजेशन कर देती है कि हमारे ब्रेड का डिमांड इतना आने वाला है, हमारे इन पर्टिकुलर जो क्रीम चीज़ या स्प्रेड्स हैं इनका डिमांड इतना आने वाला है, हमारे नमकीन हैं या और कोई प्रोडक्ट हैं वो पर्टिकुलर एक कैटेगरी में उनका डिमांड इतना आने वाला है। तो उससे क्या है, हमारे जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हमारे सक्सेस को डिक्टेट करते थे, कॉस्ट एंड टाइम, उन दोनों को ही हम बचा पाते हैं, हमारा प्रॉफिट अच्छा रहता है, राइट। मोर एक्यूरेट फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड्स। अब आप बहुत लंबा अगर टाइम लेके चलेंगे और उसके लिए एस्टिमेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो गलतियों के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम रेदर देन एक साल का पूरा एक साथ एस्टिमेशन बनाएं, तो हम जो डिपेंडिंग हमारे 4 उसमें बेसिकली सीजन्स आते हैं। जैसे मान लीजिए, दिस इज जस्ट एन इंस्टेंस, जस्ट एन एग्जांपल, कि मान लीजिए हमने समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर्स 4 सीज़न में डिवाइड करके हमारे जो साल के मंथ्स हैं, हमने उसके हिसाब से अपना एस्टिमेशन बना लिया। तो उससे क्या रहेगा, जैसे कि हमने प्रोसेस में भी देखा था कि हम स्टेप्स में डिवाइड करके उसका एस्टिमेशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका सुपरविजन करते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि हमारे पास हिस्सों में बटा हुआ रहेगा, हम फर्दर और अच्छा ट्रेंड एनालिसिस कर पाएंगे और अच्छा एस्टिमेशन बना पाएंगे, राइट। तो कंपनी का कॉस्ट एंड टाइम अगेन सेव होगा। एंड लास्टली, ऑलवेज यूज़ ऑथेंटिक डेटा। ऑथेंटिक डेटा मतलब जो रिलायबल है, जो आपको पता है कि हाँ ये सच्चा डेटा है। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने कस्टमर के रिगार्डिंग जो डेटा कलेक्ट किया है, वो उसके डेमोग्राफिक्स में से कुछ भी हो सकता है, चाहे उसका एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, प्रेफरेंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आपने वो गलत कलेक्ट कर लिया तो आपका जो एस्टिमेशन या जो आगे का फोरकास्ट बनेगा वो भी गलत होगा। वो गलत हुआ तो बहुत सारा पैसा और बहुत सारा वक्त जो कंपनी का है वो वेस्ट हो सकता है, विच वी डू नॉट वांट, राइट। अगले उसमें आए तो अब इंपॉर्टेंस क्या है फोरकास्टिंग की, इन पर्टिकुलर ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट्स जो मिले उसमें हमने देखा कि इट इज़ बेसिकली अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू प्रोब द फ्यूचर। प्रोब द फ्यूचर मतलब हम कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सा जानने की, फ्यूचर को, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बाय इन्फरेंस फ्रॉम नोन फैक्ट्स। इन्फरेंस फ्रॉम नोन फैक्ट्स मतलब कि हम एक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक एस्टिमेशन लगाने की कोशिश करते हैं फ्रॉम नोन फैक्ट्स, की जो चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी, जो चीज़ पहले हो चुकी हैं या जो चीज़ अभी हो रही हैं, फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा, विच हेल्प इन इंटीग्रेट ऑल द मैनेजमेंट प्लानिंग। कि उससे क्या होगा कि हम जितनी भी मैनेजमेंट की तरफ से प्लानिंग कर रहे हैं ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल में, क्योंकि क्या था, वो एक प्रोसेस था, कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, तो हमें हर स्टेप की प्लानिंग करनी है प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए। तो उसके लिए हम सारा जो हमारा प्रोसेस है उसको अच्छे से प्लान आउट कर पाते हैं और इंटीग्रेट कर पाते हैं, उसको एक साथ देख पाते हैं कि जब वो एक साथ प्लान होगा तो क्या वो अल्टीमेटली वो रिजल्ट देगा जो हम दिमाग में सोच के चल रहे हैं या जो हमारे लिए टारगेट है, ठीक। So that the unified overall plans of what, of operation and planning of our manufacturing, जो हमें सामान बनाना है या कस्टमर को सर्विस देनी है, it can be developed into which divisional and department plans can be meshed, ताकि एक ओवरऑल प्लान हमारा ऐसा बन सके, उसके छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे बन सके, ताकि जब वो उस प्लान में फिट इनटू हो तो हमारा ओवरऑल प्लान भी वैसा बने जैसा कि हम चाहते थे, उतने अमाउंट ऑफ सामान को बनाने की, उतने टाइम में, और हर स्टेप भी उसमें परफेक्टली फिट इनटू करे, विद व्हाट, with a buffer in mind, buffer for what, buffer for our hindrances, ताकि हम उस पर्टिकुलर एस्टिमेट जो हमने लिया है, जो फोरकास्टिंग की है, वो बिल्कुल उसके साथ सही बैठे, तो हमारे कंपनी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक। इट एनेबल्स अ कंपनी टू कमिट इट्स रिसोर्सेज। ये एक कंपनी को
ऐसी शक्ति देती है, उसको एनेबल करती है ताकि उसके जो दो रिसोर्सेज हों, कौन से दो रिसोर्सेज हम याद करते हैं, नॉन ह्यूमन एंड ह्यूमन वाले, उनको सही जगह पे लगा सके, सही टाइम पे लगा सके, विद ग्रेटेस्ट अश्योरेंस टू प्रॉफिट ओवर द लॉन्ग टर्म। कोई भी कंपनी है तो वो अपना प्रॉफिट लॉन्ग टर्म चाहती है, एक सस्टेनेबल प्रॉफिट चाहती है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम कस्टमर का सही एस्टिमेशन लगाएं ताकि उसको सही टाइम पे सही सामान प्रोवाइड हो, ताकि वो सामान को एक्चुअली मार्केट से परचेज करें, तो कंपनी को नेचुरली मिलेगा क्या, प्रॉफिट विच अ कंपनी एम्स फॉर। ठीक, बाय हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई फ्यूचर डिमांड पैटर्न्स इट फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अगर हमने जैसा कि पहले बात की थी, प्रोडक्ट के मार्केट में आने से पहले हम उसको प्रेडिक्ट कर दें कि ये कंपनी की डिमांड सप्लाई होने वाली है हमारे कॉम्पिटिटर की, या मे बी कस्टमर की डिमांड होने वाली है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं और फिर हो सकता है अपने कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट दे सकें या कस्टमर तक उससे पहले पहुंच जाएं, तो हमें मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हम कस्टमर को कैप्चर जल्दी कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ गया फीचर्स ऑफ फोरकास्टिंग। हम इसके क्या क्या फीचर्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, सबसे पहले आया फोरकास्टिंग में बी अ फॉर्म ऑफ इंटेंशनल मतलब जो हम जानबूझ के कर रहे हैं, एंड कंसिडर्ड जजमेंट। कंसिडर्ड जजमेंट किसको कंसिडर कर रहे हैं हम, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन मतलब किसको ध्यान में रख के, ध्यान में किसको रखना है, कस्टमर को। तो कस्टमर पे हम जजमेंट करते हैं कि कस्टमर आगे क्या डिमांड रखने वाला है, या मार्केट में जो अदर फोर्सेस हैं, मे बी हमारे कॉम्पिटिटर्स और जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो हमारे फैक्टर्स परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका जजमेंट लेते हैं बेस्ड ऑन फीलिंग्स, opinions and experiences, and these judgments at best will be educated guesses। educated guesses क्यों, क्योंकि हम पहले के भी ट्रेंड्स को देखते हुए आ रहे हैं कि पहले क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम एक अंदाज़ा, या जो कि हमने पहले पढ़ा कि एक स्ट्रक्चर्ड जजमेंट देते हैं रिगार्डिंग कि आगे क्या होने वाला है। ठीक, इट वुड ऑल्सो बी बेस्ड अपॉन अ रैशनल स्टडी। रैशनल स्टडी मतलब जिसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि हाँ ये इस चीज़ के लिए फिट है, एंड एनालिसिस ऑफ पर्टिनेंट डेटा। पर्टिनेंट डेटा मीन्स जो रेलेवेंट है उसके साथ, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज साइंटिफिक फोरकास्टिंग। हमने उसको साइंटिफिक फोरकास्टिंग क्यों कहा, साइंस वर्ड क्यों इंक्लूड किया, साइंस वो होता है जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट होता है, रिनाउंड होता है, माना हुआ होता है कि हाँ ये काम ऐसे ही होगा। तो हमने जो फोरकास्टिंग भी की वो भी इसी तरीके से की कि वो ऐसे ही होना है, कस्टमर का इसी तरीके से एनालिसिस करना है, ये रिजल्ट जो आएगा इस तरीके से वो सही आएगा, तो इसलिए हमने इसको बोला साइंटिफिक फोरकास्टिंग। ठीक, इट वुड डिपेंड अपॉन एन एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स and current conditions with a view to drawing inference and conclusions about future events। हमें दिमाग में सबसे पहले किसे रखना है, कस्टमर को, कस्टमर के बिहेवियर को। उसने पास्ट में अगर हमारी कंपनी ने कोई भी मूव किया है, प्रोडक्ट को चेंज किया है, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा उसके लिए पहले, अभी जो हमारी कंपनी कर रही है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, उनका उसके लिए क्या रिस्पॉन्स रहा है कस्टमर का, और फिर उसके हिसाब से हम एक एजुकेटेड गेस लगाते हैं कि हमारे फ्यूचर में जो हम प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से कस्टमर की कितनी डिमांड आएगी, वो उस सामान को कितना लाइक करेगा, डिसलाइक करेगा, हम उसके लिए क्या चेंजेस पहले से कर देने चाहिए। ठीक, तो अब इसका रोल क्या होता है किसमें, अगेन हमारा ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल में। सबसे पहला होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे, कौन से इंपॉर्टेंट थे, टाइम एंड मनी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी कंपनी मार्केट में सही सामान सही प्राइस पे पहुंचा पाए, और वो कब कर पाएगी, जब जो फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड हैं, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, और उसके अलावा जो भी पॉलिसीज़ आपकी गवर्नमेंट बनाती है जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होती हैं, वो हमारी कंपनी के लिए या फिर तो डायरेक्टली सपोर्टिव होती है, या फिर हम अपने प्रोडक्शन को इस तरीके से चेंज करते हैं कि वो जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो या हमारी पॉलिसीज़ के साथ अलाइंड हो, उनके साथ हों। ठीक, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट। अब जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम जो भी सामान मार्केट में ला रहे हैं उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं उनको हम अपडेटेड रखें। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एक मोबाइल फ़ोन। अभी जो रिसेंट हम देखने वाले हैं चेंज इन द नियर फ्यूचर, दैट विल बी कन्वर्जन ऑफ 4G into 5G स्पेक्ट्रम
राइट। तो वो उसको जितनी जल्दी जो कंपनी कैप्चर कर लेगी, अपने कस्टमर्स को कम कॉस्ट में कम टाइम पे वो सामान डिलीवर कर देगी, वो कंपनी मार्केट को कैप्चर कर लेगी एंड कस्टमर उसके पास लॉयल्टी में रहेंगे। अभी अगर हम लें एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हु इज डोमिनेटिंग द मार्केट, दैट वुड बी जियो। व्हाई आर दे डोमिनेटिंग द मार्केट? क्योंकि उन्होंने एक ट्रेंड एनालिसिस किया किस चीज़ का, कि कस्टमर को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, फ्री कॉल्स चाहिए। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पैक्स मार्केट में प्रोवाइड किए, अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड किया, जिससे अल्टीमेटली उनको कस्टमर का एक वो मिला लॉयल बेस, और जो कि कस्टमर को दे पा रहे हैं सेटिस्फैक्शन, राइट। सो दे आर रूलिंग द मार्केट, इन पर्टिकुलर द मोबाइल फोन मार्केट। आगे कंटिन्यू करें तो हमें देखना है कंपटीशन फोरकास्ट। जो हमारी मार्केट के फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे मार्केट को देखने के नज़रिए को गवर्न करते हैं, उसमें होता है कंपटीशन। अब अगर जियो वाला ही एग्जांपल हम कंटिन्यू करें तो उसको भी पता था, जियो कंपनी को, रिलायंस कंपनी को, कि जब वो मार्केट में ये पर्टिकुलर ऑफर ऐसा देगी जो कि कस्टमर की डिमांड है, तो शायद बाकी कंपनीज अभी वो चीज़ नहीं दे रही हैं। बट अब जैसा कि हम देखते हैं, चाहे एयरटेल लें, वीआई लें, और भी कंपनीज लें, वो ये पैक्स डिलीवर कर रही हैं कस्टमर को, जिसमें उनको डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स एंड एसएमएसेस एंड डिफरेंट अदर स्कीम्स, अब सब्सक्रिप्शन देने लग गए हैं ओटीटी के, ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं और भी पैक्स में मिल रही हैं। तो हमें इसके लिए प्लान करना पड़ता है कि कैसे हम अपने जो हमने कॉम्पिटिटिव एज लिया है शुरू में, उसको हम सस्टेन कर पाएँ, लॉन्ग टर्म तक आप उसको कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक। एंड हमारा आता है सोशल फोरकास्ट। सोशल फोरकास्ट में क्या आया बेसिकली, कि जो कंज्यूमर का टेस्ट है, क्या पसंद है उसको, क्या डिमांड है, कितनी मार्केट, कितनी मात्रा में वो उस चीज़ को मांग रहा है, और उसका जो एटीट्यूड है, किसी भी एक पर्टिकुलर देखने को चीज़ का नज़रिया जो है वो कितनी जल्दी चेंज हो सकता है, किस डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, हमें उसका एस्टिमेशन या फोरकास्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी है तो हम उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, अपनी एजाइल मैन्युफैक्चरिंग को, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको चेंज करेंगे तो उससे हम कस्टमर की डिमांड को जल्दी से जल्दी एग्जैक्टली वैसे ही वैसे मीट कर पाएंगे। कस्टमर को हम दे पाएंगे क्या, जो यहाँ पे हमने लिखा है, कन्वीनियंस, comfort and products that are easy to use and manage. If a product of this is of this kind, this particular kind, तो there is no reason कि क्यों कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। These are the very basic essential things जो कि एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट में चाहता है, और अगर ये उसको मिलेगी तो आपकी कंपनी को सक्सेस मिलेगी एंड यू विल हैव अ लॉयल कस्टमर बेस, राइट। सो दिस इज अगेन द रेफरेंस जो चैपमैन स्टीफन एंड की बुक है, हमारे फंडामेंटल्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। मैं इस बुक को चाहूँगा कि आप लोग भी रेफ़र करें, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा मैं आपको और इनकरेज करूँगा फिर से कि आप रिसर्च पेपर्स को देखें, ताकि इसमें जो भी फील्ड में सबसे मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट हो रही है आप उससे अवेयर रहें। तो हम भी, जैसे यहाँ पे फोरकास्टिंग हमने पढ़ा कि उसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हमने वो देखा, तो वैसे ही आप लोग भी फोरकास्ट कर पाएंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्वेश्चन आने वाला है, शायद वो उसमें हम क्या और रीसेंट डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, क्या एडवांसमेंट होने वाली हैं इस फील्ड में, तो उससे हम इस पर्टिकुलर फील्ड से अप टू डेट रहेंगे। तो हम शायद ये भी समझ सकते हैं आज के लेक्चर से कि अगर एक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का मैनेजर है, उसके लिए फोरकास्टिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो आगे का एस्टिमेट लगा के जो सही रिसोर्सेज उसके पास होने चाहिए उनको पहले से अरेंज कर सकता है, सही टाइम पे और सही कॉस्ट पे, जिससे मिलेगी कंपनी को क्या, प्रॉफिट मिलेगा जो कि कंपनी को चाहिए, राइट। सो दैट वाज द लेक्चर फॉर टुडे। हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे फोरकास्टिंग को। हम फोरकास्टिंग की जो 2 डिवीज़न ऑफ टेक्निक्स हैं उनको स्टडी करेंगे, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं उनको स्टडी करेंगे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो हमने आज फोरकास्टिंग के बारे में समझे हैं, उसकी टेक्निक्स, उसके एप्लीकेशंस और उसका इम्पॉर्टेंस क्या है सबसे ज़्यादा ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल में, इसको अगर आप पहले से नहीं समझ के रखेंगे तो हमें आगे की टेक्निक्स को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, राइट। तो मैं अभी से आपको फिर से, जैसे हमने इसमें पढ़ा, क्या कर रहे हैं, हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि आप में जो हमने टेक्निक्स आज पढ़ी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आज पढ़े फोरकास्टिंग के, उनको क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जो हम इसका डिवीज़न पढ़ेंगे, फर्दर कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, वो उतना एफिशिएंटली आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, आपको वो समझ आ पाए, और अगर फ्यूचर में एक प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल मैनेजर की रोल निभाते हैं तो आप उसको भी उस अच्छे से निभा पाएँ और फोरकास्टिंग का इस्तेमाल कर पाए, राइट। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड योर अटेंशन। थैंक यू सो मच।